चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है मार्केट। देखो, इस चैप्टर में कल के वीडियो में हमने मार्केट किसे कहते हैं वो डिटेल में समझा था। मार्केट मतलब वो प्लेस कहलाती है कि जहाँ पर गुड्स और सर्विस के परचेस और सेलिंग के लिए बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो प्लेस मार्केट कहलाती है ना। मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझे थे और मार्केट के कुछ टाइप्स हम लोग देख रहे थे कि जिसमें लोकेशन के हिसाब से हमने मार्केट के टाइप्स देखे थे ना, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट। और दूसरा क्वांटिटी के हिसाब से हमने मार्केट के टाइप्स देखे थे, जो था होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। आज हमें मार्केट के दूसरे टाइप्स देखने हैं जो बेसिस है ऑन कंपटीशन, कि मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन के हिसाब से मार्केट के टाइप्स। कंपटीशन मार्केट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मार्केट में जब दो शॉप हो, कोई भी दो सेलर एक साथ हो, तो उनके बीच में कंपटीशन होती ही होती है। और इस कंपटीशन के हिसाब से अगर मार्केट के टाइप्स देखे जाए ना, तो उसमें मेनली दो टाइप आते हैं। पहले परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। ध्यान से समझना, ये कंपटीशन के हिसाब से दो टाइप आते हैं, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में दूसरे फिर तीन टाइप आते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो हम लोग इन कंपटीशन के टाइप्स को एक एक करके समझेंगे इस चैप्टर में अभी, ठीक है। और ये सभी टाइप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिसमें कंपटीशन के हिसाब से सबसे पहला समझें तो वो आता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ध्यान से समझना। परफेक्ट कंपटीशन मतलब वो कहलाता है कि जहाँ पर जो भी सेलर हो ना, जितने भी सामान बेचने वाले हो, वो सब सेम टू सेम सामान, मतलब आइडेंटिकल गुड्स, एक जैसा ही सामान अगर बेचते हो, तो ऐसा मार्केट कहलाता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इमेजिन करो कि अगर कोई मार्केट में 10 दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं, जो भी, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10-20 जो भी दुकानें हैं और सबके सब लोग एक ही जैसी चीज़ बेच रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं, न प्राइस में फ़र्क, न गुड्स में फ़र्क, न कलर में, न टेस्ट में, न कोई चीज़ों में फ़र्क नहीं, सबके सब आइडेंटिकल गुड्स, एक जैसी ही चीज़ें बेच रहे हैं, तो वो परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है। इमेजिन करो ना, 10 दुकानें और सबके सब एक जैसे ही जो है वो डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स बेच रहे हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं, तो उनके बीच में कितना कंपटीशन होता होगा, है कि नहीं। कि कस्टमर जिसके पास आएगा, सेलिंग उसकी ही होगी। 10 दुकान में से कस्टमर एक के पास ही जाएगा, तो बाकी के 9 तो बैठे रहेंगे ना। ये तो कंपटीशन, या ये तो समझो उस वक्त जो है वो नसीब के हिसाब से चले उनका। समझ रहे हो, ये कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन कहलाती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की जो कंडीशन है ना, वो सिर्फ थियरिकली है। प्रैक्टिकली ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में पॉसिबल है और कोई जगह पर नहीं। परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ एग्रीकल्चर में ही हो सकता है और कहीं नहीं। आप खुद ही सोचो ना बेटा, कोई है ऐसी फील्ड कि जिसमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बन सकता है? एग्रीकल्चर में बन सकता है, कि जहाँ पर कोई एक प्लेस पर 10 फार्मर हो और वो 10 के 10 ही फार्मर जो है वो सब के सब वीट अगर बेचते हो, तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहलाता है ना। हो सकता है ना, क्योंकि वो तो यही तैयार करेंगे सिर्फ एग्रीकल्चर में। बाकी कोई भी जगह पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर यहाँ पे 10 दुकानें और सब के सब मैगी के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देखा है कभी ऐसा मार्केट? नहीं ना, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन फिर भी ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में अगर हम लोग जाने, तो देखो, अगर डेफिनेशन वाइज देखें ना, तो मिस्टर रॉबिन्सन ने ये डेफिनेशन दी है, पहली जो लिखी हुई है, कि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट वेयर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोड्यूसर टोटली डिपेंड ऑन इट्स प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन मतलब वो प्लेस कहलाती है कि जहाँ पर प्राइस के ऊपर, टोटली सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर ही डिमांड डिपेंडेंट है। आप लोगों को अगर वो डिमांड वाला चैप्टर याद करवाऊँ ना, हमने जो आगे डिमांड का चैप्टर देखा था, चैप्टर नंबर 3, उसमें हमने देखा था कि डिमांड के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें प्राइस तो मेन इफ़ेक्ट करती है, लेकिन प्राइस के अलावा भी कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं डिमांड के ऊपर। जैसे कि कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस, या तो फ्यूचर प्राइस,
या फिर अदर फैक्टर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिमांड पे इफ़ेक्ट करती है ना। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन वो कहलाता है कि जहाँ पर डिमांड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही इफ़ेक्ट करती हो, दूसरी कोई चीज़ें नहीं। क्योंकि इसमें इसमें सेलर्स जो होते हैं ना, वो सब के सब सेम आइडेंटिकल गुड्स ही सेल करते हैं, बरोबर। या फिर दूसरा, प्रोफेसर लेफ्ट विच ने जो डेफिनेशन दी है, सेकंड डेफिनेशन जो दी गई है कि perfect competition is a market system where there are many firms that sell identical goods with no firm large enough that can influence the market price। कि जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन वो प्लेस कहलाती है कि जहाँ बहुत सारे फर्म्स, दैट देर आर मैनी फर्म्स दैट सेल आइडेंटिकल गुड्स, जहाँ पे बहुत सारे फर्म्स, समझो बहुत सारे शॉप हो और वो सबके सब आइडेंटिकल एक जैसी चीज़ें बेच रहे हो, with no firm large enough that can influence the market price। और उसमें कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं होती कि पूरे मार्केट के प्राइस के ऊपर इफेक्ट कर दे। अगर सबके सब सेम चीज़ें बेच रहे हैं ना, तो उसमें हर एक जो दुकान वाला, हर एक जो शॉपकीपर होगा या जो हर एक फर्म होगी, वो पूरे मार्केट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कहलाएगी। अगर यहाँ पे 20 दुकानें हैं, सब के सब एक जैसी चीज़ें बेच रहे हैं, सेम प्राइस है, तो उसमें एक ने अगर प्राइस थोड़ी सी कम ज़्यादा भी कर दी ना, तो बाकी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। नहीं पड़ेगा ना, बाकी सब तो अपने हिसाब से ही चलते ही रहेंगे ना। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन कहलाती है। और उसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो क्या देखते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में उनके कैरेक्टरिस्टिक समझे हम लोग। तो देखो, इसमें सबसे पहला कैरेक्टर आता है, वो आता है न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स काफ़ी होते हैं। सेलर्स की अगर बात करो तो यहाँ पर न्यूमरस सेलर्स होते हैं, मतलब बेचने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं, लेकिन उसमें हर एक सेलर वो सिर्फ मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा कहलाता है, एक स्मॉल पार्ट कहलाता है उसमें। कि इसमें वो अकेला पर्सन पूरे मार्केट पे कोई भी इफेक्ट करेगा नहीं। कि जैसे अगर देखो कि मैंने बताया एग्रीकल्चर में ऐसा होता है कि अगर 10 फार्मर हैं, तो वो 10 ही फार्मर सबके सब अगर वीट वीट बेच रहे हैं, ठीक है ना, एक जैसी चीज़ हुई ना, तो उनमें से अगर कोई एक फार्मर हट भी जाता है कि चलो भाई मुझे ये बिज़नेस नहीं करना है, तो क्या बाकी सब पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? नहीं ना, बाकी सब पे कोई इफ़ेक्ट नहीं, मार्केट की कंडीशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन पे भी कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो कोई एक के आने या जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या कोई एक ने प्राइस कम या ज़्यादा कर भी दी तो भी पूरा इफेक्ट मार्केट पे पड़ेगा नहीं। कि अगर 10 फार्मर में से एक फार्मर ने अगर 1 रुपया कम कर दिया हो वीट में, जितने किलो का प्राइस हो, 10 रुपये किलो बिकता हो तो 9 रुपये किलो बेचेगा, तो चलो ठीक है, उसके पास कुछ लोग खरीदेंगे, लेकिन उसका जब स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो बाकी से भी तो लोग खरीदेंगे ही ना। मतलब कोई एक सेलर से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसमें होते न्यूमरस सेलर्स हैं, लेकिन सब मार्केट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कहलाते हैं। एंड न्यूमरस बायर्स, खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं, बायर्स तो हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, बरोबर। और उनकी वजह से भी कोई डिमांड या सप्लाई पे भी ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ओके, दूसरा कैरेक्टर आता है, वो आता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल प्रोडक्ट मतलब कि भाई सेम प्रोडक्ट, कि जिस इसमें जो भी जितने भी सेलर होते हैं ना, वो सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं। ऐसे सेम प्रोडक्ट कि जिसका फॉर्म, शेप, कलर, टेस्ट, वेट, क्वालिटी सबका सब सेम हो, कोई फ़र्क ना हो, ऐसा। इनमें जो है, जैसे वो ऑप्शन देते हैं ना कि भाई टी की जगह पर कॉफ़ी चलता है, वो भी नहीं, टी मतलब टी ही, ऐसा आइडेंटिकल प्रोडक्ट। और आइडेंटिकल प्रोडक्ट के साथ साथ उनमें उनकी प्राइस भी हमेशा सेम होती है, इसमें भी हमेशा सेम होती है। इसमें कोई क्या कहते हैं, बायर्स जो होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते कि यार चलो ना, इस शॉप में जो है वो सही नहीं है, मैं दूसरी शॉप में देखूँ, उसमें क्वालिटी थोड़ी अलग आएगी। बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप लोग कपड़े खरीदने जाते हो, एक दुकान पे नहीं मिला, चलो दूसरे दुकान पे कोई दूसरी डिज़ाइन देखते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता। यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, कस्टमर के लिए कोई चॉइस होती नहीं है।
इसके बाद दूसरा कैरेक्टर आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म्स। ऐसे बिजनेस में कोई भी फर्म की एंट्री या एग्जिस्ट फ्री होती है, मतलब कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जहाँ पे 10 लोग एक ही जैसी चीज़ें बेच रहे हैं और उसमें अगर कोई 11वें इंसान को भी एंट्री करनी है तो वो कर सकता है, कोई उसे रोकेगा नहीं, ठीक है। और अगर उन 10 में से किसी को निकलना भी है, एग्जिस्ट होना है किसी को, ठीक है, एग्जिट होना है, तो भी वो हो सकता है, उसे भी कोई रोकेगा नहीं। तो इसमें जो है वो एंट्री और एग्जिट जैसे समझो फ्री है। फ्री मतलब कोई पैसे रिलेटेड नहीं, मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई तरह का कंट्रोल नहीं है उसमें, ठीक है। इसके बाद आता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। देखो परफेक्ट कंपटीशन में जो भी बायर्स हुए, सेलर हुए, प्रोड्यूसर्स हुए, उन सबको मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है। इस मार्केट में कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। इसमें इसमें जो सेलर होते हैं, बेचने वाले होते हैं, उन्हें मार्केट की कंडीशन पता है कि सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो जो है वो कोई भी अलग क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, ठीक है ना। ये तो परफेक्ट कंपटीशन है, तो सबको एक जैसी चीज़ें बेचनी है, वो कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेच सकते ना, कोई प्राइस बदल सकते हैं क्योंकि प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम होता ही है। अगर उन्होंने प्राइस बदला भी तो भी मार्केट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वैसे ही जो बायर होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, उनको भी मार्केट की पूरी कंडीशन होती है, पूरी कंडीशन पता होती है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है, बराबर, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सब चीज़ें उन्हें पता होता है। तो इसी वजह से उन्हें कभी कोई एक्सप्लॉइट नहीं करता। वो कोई भी शॉप पे जाएंगे ना, कोई भी फर्म में जाएंगे, उन्हें सेम प्रोडक्ट ही मिलने वाले हैं। कि ऐसा नहीं कि भाई दूसरी जगह पे जाएंगे तो भाई यहाँ पर जो क्वालिटी थोड़ी हल्की है तो भाई दूसरी प्लेस पर जाकर देखें, ऐसा इसमें नहीं होता। मार्केट में क्या चल रहा है, कितने प्राइस में है, कैसी क्वालिटी है, ये सब नॉलेज ऑलरेडी सबको होता ही है। एंड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है ना, जो पहले भी देखा था, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो तो उसके लिए मेनली 4 फैक्टर जरूरी होते हैं: लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मोबिलिटी मतलब कि उसको इजीली एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नीड ज़्यादा नहीं होती। इसमें चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कहला है ना, उसकी मोबिलिटी भले ही ज़्यादा है कि उसको इजीली आप लोग एक से दूसरी जगह ले जा सकते हो, लेकिन उसकी नीड नहीं है। क्योंकि ऐसी परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ पर प्रोडक्शन होता है ना, वहीं पर ही उसकी सेलिंग भी हो जाती है। जहाँ प्रोडक्शन हुआ वहीं उसकी सेलिंग हो जाती है। इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा दूर तक ले जाना नहीं पड़ता। वही उसके आखिरी कैरेक्टर में भी कहते हैं कि नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में जो भी सेलर होते हैं ना, जो भी बेचने वाले होते हैं ना, वो जनरली जहाँ प्रोडक्शन करते हैं उसी जगह पर ही उसे बेचेंगे। भाई इस सिटी में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी सेलिंग भी ज़्यादातर उसी सिटी में होगी, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्चा इसमें ज़्यादा गिना जाता नहीं है। ये समझो कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़ीरो के नियर होता है, ज़ीरो ही होता है। ये परफेक्ट कंपटीशन कहलाए। समझ आया ना। और फिर से बोल रहा हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन सिर्फ थियरिकली है, प्रैक्टिकली ये सिर्फ एग्रीकल्चर में पॉसिबल है। ये सभी कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल हैं और किसी में नहीं। जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी एग्रीकल्चर में मिनिमम है ना, जीरो के बराबर ही है। क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं ना, उनका जहाँ खेत होता है वहीं पर ही जो दूसरे जो कंपनी वाले, जो बिजनेसमैन या जो गवर्नमेंट होती है, वो उनके खेत से ही सामान ले जाते हैं। तो फार्मर को ट्रकों में भर भर कर मार्केट तक सामान बेचने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो वहीं पे ही सामान बेच देते हैं ना। तो इसलिए उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बिल्कुल ज़ीरो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी उन्हें अपनी जगह पर ही मिल जाते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा मोबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, है कि नहीं। तो देखो ये कहलाया परफेक्ट कंपटीशन। और मार्केट का दूसरा टाइप आता है, वो आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ध्यान देना, इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट में 3 टाइप आते हैं, जिसमें हमें इम्परफेक्ट कंपटीशन की पहला टाइप देखें। उसमें पहला टाइप देखें जो है मोनोपोली। मोनोपोली एक तरह का इम्परफेक्ट कंपटीशन में माना जाता है,
ठीक है ना, इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब वो मार्केट के जिसके अंदर अब परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, सब सेम चीज़ें नहीं बेच रहे, तो वो इम्परफेक्ट कहलाया ना। जिसमें सबसे पहले मोनोपोली की अगर बात करें ना, तो सिंपल मीनिंग में मोनोपोली उसे कहते हैं कि जब कोई मार्केट में सेलर बेचने वाला कोई एक ही पर्सन हो और एक ही पर्सन के पास जो है वो सभी चीज़ें मिलती हो, तो वो उस पर्सन की मोनोपोली कहलाई। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मार्केट में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि वो प्रोडक्ट पूरे मार्केट में सिर्फ एक पर्सन के पास मिल रहा है, तो वो उस पर्सन के लिए मोनोपोली कहलाया। ठीक है ना। देखो डेफिनेशन वाइज ऐसे कहते हैं कि व्हेन द प्रोडक्ट सप्लाई इज कंट्रोल्ड ओनली बाय अ सिंगल एंटरप्राइज इट इज मोनोपोली। कि जब सप्लाई या जो भी क्या कह सकते हैं सेलिंग जो भी होती है वो सिर्फ एक सिंगल एंटरप्राइज एक ही बिजनेसमैन करता हो ना, तो वो कंडीशन कहलाई मोनोपोली। या जैसे दूसरी डेफिनेशन कहते हैं, वो डेफिनेशन है कि ओनली वन एंटरप्राइज इज द सेलर ऑफ द गुड और प्रोडक्ट। कि सिर्फ एक ही पर्सन कोई भी चीज़ बेच रहा हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है, या वो कंडीशन क्या कहलाती है, मोनोपोली की कंडीशन कहलाती है। बरोबर। आप जैसे अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का बिस्किट खरीदने जा रहे हो और वो पर्टिकुलर काइंड का बिस्किट पूरे मार्केट में सिर्फ एक शॉपकीपर के पास मिल रहा है, तो वो उस शॉपकीपर की मोनोपोली कहलाई। फिर वो शॉपकीपर जो उसके पास ही मिल रहा है ना सिर्फ ये बिस्किट का पैकेट, तो वो जैसे चाहे वैसे जिसको चाहे उसको और जो प्राइस में चाहे वो प्राइस में उसे बेच सकता है। सही बात है ना, ये उसकी मोनोपोली की कंडीशन कहलाई ना। इसमें बेचने वाले दो भी नहीं होते, बेचने वाला सिर्फ एक ही पर्सन हुआ, उससे ज़्यादा पर्सन होंगे नहीं। अगर कोई दो लोग भी वो चीज़ें सेम चीज़ें बेचने लगे ना, तो वो तो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगी, जो पहले हमने देखा। बरोबर ना। जबकि मोनोपोली मतलब तो सिर्फ पूरा कंट्रोल एक के हाथों में होना चाहिए, तो वो मोनोपोली कहलाई। ठीक है। देखो इनके बारे में भी अगर डिटेल में समझना हो तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू समझें। कि जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखें वो है कि ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर एंड न्यूमरस बायर्स। मोनोपोली में प्रोड्यूस करने वाला या बेचने वाला ज़्यादातर एक ही होता है। ठीक है ना, वही होता है जो प्रोड्यूस करेगा तो वही उसे बेचेगा। मतलब प्रोड्यूसर या तो सेलर वो एक ही हुआ, एक से ज़्यादा नहीं। पूरा पूरा का पूरा प्राइस का कंट्रोल वो उसे एक के हाथों में ही होता है। वो एक अकेला बेचने वाला है तो इसका मतलब वो जो चाहे वो प्राइस में बेच सकता है। कोई भी डिमांड या सप्लाई या दूसरी कोई चीज़ उसके प्राइस पे इफ़ेक्ट करेगी नहीं। यहाँ पर समझो उसकी मनमानी चलती है। जनरली ऐसा होता है ना कि अगर मार्केट में कोई चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो उसकी प्राइस भी जनरली थोड़ी सी बढ़ जाती है। होता है कि नहीं ऐसा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई डिमांड बढ़े कम हो कुछ भी हो, यहाँ पे पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है, प्रोड्यूसर या तो सेलर के हाथों में। वो जो चाहे वो प्राइस में उसे सामान बेच सकता है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे प्रोड्यूसर या सेलर वो उस मार्केट का प्राइस मेकर कहलाता है। क्या कहलाता है वो, प्राइस मेकर, क्योंकि वही खुद प्राइस डिसाइड करता है। तो यहाँ पे सेलर या प्रोड्यूसर एक होता है एंड न्यूमरस बायर्स। न्यूमरस बायर्स मतलब कि खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। खरीदने वाले कस्टमर तो ज़्यादा ही होंगे ना, कोई एक ही खरीदने वाला थोड़ी होगा। सही बात कि नहीं। और यहाँ पर खरीदने वाले भले ही ज़्यादा हैं, लेकिन कोई एक बायर उस मार्केट के ऊपर या उन सेलर के ऊपर कोई इफेक्ट करेगा नहीं। कि अगर इतने सारे खरीदने वाले हैं उसमें से कोई एक आकर कहेगा कि यार आपका प्राइस तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम करो थोड़ा प्राइस, तो क्या उसे एक के कहने पर प्रोड्यूसर या सेलर मानेगा? नहीं ना, वो तो सीधा ही कहेगा ना कि हाँ भाई भले जाओ, भले आपको नहीं खरीदना है तो फिर भले दूसरी दुकान से खरीद लो। और वो पॉसिबल है, दूसरी दुकान पे चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि मोनोपोली मतलब तो पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। तो उसमें एक बायर आकर अगर उसे कहे भी ना तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट तब पड़ता है जब सभी बायर्स आकर एक साथ उसे कहे। इमेजिन करो कि अगर मेरी मोनोपोली चल रही है, मेरी कोई शॉप है,
कि जिसमें मैं कोई पर्टिकुलर काइंड का बिस्किट बेच रहा हूँ, बराबर, और मेरी मोनोपोली है, ऐसा बिस्किट और कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अब मेरे जितने भी बायर्स हैं ना, जो भी लोग मुझसे खरीदते हैं, सब मेरे से ही खरीदने आएंगे और किसी के पास तो जाएंगे नहीं। तो उसमें से अगर कोई एक पर्सन आके मुझे बोले ना, एक बायर आकर मुझे बोले कि यार आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम करो ना, तो मैं उसे मना ही कर दूंगा कि जाओ भाई, तुम्हें खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है नहीं खरीदो, बाकी के खरीद रहे हैं ना, तुम जाओ। ठीक है। तो एक बायर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर सभी बायर से एक साथ उसे अगर कहे ना कि अगर सब के सब जितने भी खरीदने वाले हैं, ठीक है, वो सभी लोग आकर अगर मेरी शॉप पे ये कहते हो कि नहीं भाई तुम्हारी प्राइस बहुत ज़्यादा है, हमें अब तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, अब हम दूसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। भाई भले तुम्हारा बिस्किट अच्छा है, तुम अकेले बेचते हो, लेकिन प्राइस ज़्यादा है, हम नहीं खरीदेंगे, हम कल से दूसरा बिस्किट खाएंगे। तो अगर सभी बायर्स एक साथ करते हो ना, एक साथ ये कहते हो ना, तो उस सेलर पे इफेक्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबको कहूँगा कि जाओ नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदो, सबको मना कर दूंगा, तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। समझ आ रही है ना बात। तो इसकी वजह से एक बायर इफेक्ट नहीं करता, सभी बायर्स इफेक्ट करते हैं, फिर सबके कहने पर मुझे प्राइस कम करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके। तो देखो मोनोपोली मतलब ये कहलाता है ना कि जिसमें सेलर एक हो लेकिन बायर्स बहुत सारे। दूसरा कैरेक्टर कहते हैं एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मोनोपोली में कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होता। ठीक है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट गुड नहीं कि भाई ये नहीं मिला तो उसकी जगह पर दूसरा, तो वो मोनोपोली नहीं कहलाई। ठीक है, वो तो नॉर्मल मार्केट कहलाया, वो सिंपल मार्केट कहलाया। मोनोपोली मतलब तो ये कि ऐसा प्रोडक्ट बेचना जो मार्केट में और कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ आपके पास है, और ना ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी मिल रहा है, तो वो चीज़ मोनोपोली कहलाई। ठीक है, उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे अगर मोनोपोली की बात करें ना, तो मोनोपोली की बात के लिए ट्रेन टिकट का एग्जांपल दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, कि अगर आप लोगों को कोई ट्रेन में कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, कोई पर्टिकुलर डे पे जाना है, तो ये उसकी मोनोपोली है कि वहाँ पे अगर जाने वाली एक ही ट्रेन है तो वो एक ही ट्रेन, उसकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगी, बराबर ना। और जो तारीख पे जाएगी उसी तारीख पे ही, कैसे कह सकते हैं कि चलो भाई ये ट्रेन नहीं गई तो हम दूसरी ट्रेन में जाएंगे, नहीं, उसका कोई फिलहाल सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये एक तरह की मोनोपोली कहलाए, बराबर। दूसरा आता है, दूसरा कैरेक्टर है कि रेस्ट्रिक्शन ओवर एंट्री ऑफ न्यू फर्म, कि इसमें न्यू एंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है। मोनोपोली मतलब तो ये कहलाया ना कि जिसमें सिर्फ एक ही सेलर हो, फिर अगर दूसरा सेलर आकर वहाँ पर कोई सामान बेचने लगे तो वो मोनोपोली ख़त्म हो गई, तो वो मोनोपोली कहला ही नहीं ना, फिर तो वो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगी, बराबर। तो इसीलिए इसीलिए मोनोपोली में सिर्फ एक ही सेलर होता है, वहाँ पे न्यू फर्म की एंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है, न्यू फर्म को अलाउड होता नहीं है। समझ रहे हो बात को। और ये चीज़ भी सिर्फ थियरिकली कह सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली हम किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं, बराबर ना। कि जैसे मेरी अगर मोनोपोली चल रही है, मैं वही जो एग्जांपल लूँ कि मैं पर्टिकुलर काइंड का बिस्किट अगर बेच रहा हूँ और वो मेरी मोनोपोली चल रही है, अब वही बिस्किट बेचने वाला कोई दूसरी शॉप मेरे सामने ही, मेरी शॉप के सामने ही कोई दूसरी शॉप अगर शुरू कर दे, तो मैं क्या उसे मना करूँगा कि नहीं भाई मेरी मोनोपोली चल रही है, तुम क्यों मेरे जैसा सामान बेच रहे हो। मना कर सकता हूँ मैं उसे, नहीं ना। लेकिन अगर उसने दूसरी शॉप शुरू कर दी ना, तो इसका मतलब मेरी मोनोपोली ख़त्म, और वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन शुरू। फिर तो परफेक्ट कंपटीशन ना, कि दोनों एक जैसी चीज़ें बेच रहे हैं। समझ आ रही है बात है। तो मोनोपोली में न्यू फर्म की एंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है। उसके बाद कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स। यहाँ पर प्राइस या तो सेल के ऊपर पूरा कंट्रोल वो किसके हाथों में होता है, तो इनके हाथों में, सेलर के हाथों में। उसके हाथ में ही पूरा कंट्रोल है कि वो जो चाहे वो प्राइस पे सामान बेच सकता है, और जितना चाहे उतना बेच सकता है। उसकी अगर इच्छा हो कि भाई मुझे महीने में इतने ही प्रोडक्ट बेचने हैं, तो वो उतना ही बेच सकता है, न कम न ज़्यादा, वो तो उसकी इच्छा ना, बराबर ना। तो इसका मतलब प्राइस पे या सेल पे पूरा कंट्रोल वो किसके हाथों में होता है, सेलर के हाथों में। इसके बाद सुपर नॉर्मल प्रॉफिट।
एक मोनोपोली ऐसा मार्केट है कि जहाँ पर प्रोड्यूसर और सेलर वो दोनों एक ही कहलाए ना, वही बनाने वाला और वही बेचने वाला, और इसकी वजह से वो प्रॉफिट में जितना चाहे उतना प्रॉफिट कमा सकता है, क्योंकि उसकी कोई कंपटीशन ही नहीं। मोनोपोली में और कोई होगा ही नहीं सामान बेचने वाला, मतलब उसकी कोई कंपटीशन नहीं चल रही है। अगर कंपटीशन नहीं है तो इसका मतलब कि वो जो चाहे वो प्राइस में सामान बेच सकता है ना, और जितना चाहे उतना प्रॉफिट कमा सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है। समझ आ रही है बात है? ठीक है। लेकिन ये भी तब तक कि जब तक जो है वो कोई उसके जैसा बिजनेस ना शुरू कर दे। प्रैक्टिकली मोनोपोली भी पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई मोनोपोली मार्केट चलता हो। अगर पॉसिबल होगा भी ना तो समझो कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, उसके बाद नहीं। कि अगर समझो मैंने कोई नई चीज़ बनाई और वो मैं बेचना शुरू कर रहा हूँ, तो कुछ दिन के लिए मेरी मोनोपोली रहेगी कि हाँ भाई ये ऐसी चीज़, नहीं कहते कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जैसे कोई नई आइटम, कोई नई डिश जो है वो कोई होटल में अगर बन रही हो, एकदम नया प्रोडक्ट, नई डिश वहाँ पे बन रही है, तो वो उसकी मोनोपोली कह रही कि यार पूरी सिटी में या पूरे गुजरात में इसके जैसी चीज़ और कोई नहीं बनाता है ना, ये नई चीज़ इसने शुरू की है, तो ये उसकी मोनोपोली, सब लोग वहाँ खाने जाएंगे। लेकिन कब तक? दूसरे कोई चुप बैठेंगे? नहीं ना। वो दूसरे भी कोई होटल वाला जो है वो उसी वक्त तो शुरू कर देगा एक आध हफ्ते में कि हाँ भाई अब मैं भी ऐसा प्रोडक्ट बेचूंगा, तो इसका मतलब उसकी मोनोपोली ख़त्म ना, और वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन शुरू हो जाएगी। तो रियल में मोनोपोली वो नहीं चलती। ठीक है, चलेगी भी तो कुछ दिन तक। वो कोई बर्गर बनाने वाली कंपनी जिसने पहले पहले बर्गर बनाया होगा ना फर्स्ट टाइम, तो उसकी मोनोपोली होती होगी, है ना, कि हाँ भाई ये बर्गर तो आज तक किसी ने बनाया ही नहीं है, एकदम नई चीज़ है, तो वो उस वक्त तो मोनोपोली होती होगी। और जब तक उसकी मोनोपोली चलेगी ना, तब तक वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जितना चाहे उतना प्रॉफिट वो कमा सकता है। कि 10 रुपए का बर्गर वो कहेगा कि 50 रुपए में बेचना है, तो सब लोग खाएंगे ही कि हाँ भाई नई चीज़ है, इसके जैसी चीज़ तो कहीं नहीं मिल रही, तो सब लोग 50 रुपए में भी खाएंगे, खाएंगे ना। लेकिन कोई दूसरे होटल ने एक हफ्ते के बाद उसने भी बर्गर बनाना शुरू कर दिया, और उसने वही बर्गर 30 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, तो फिर तो उसकी मोनोपोली ख़त्म ना। ये तो कंपटीशन शुरू हो गई, फिर तो वो 50 में बेच रहा है, ये 30 में बेच रहा है, कंपटीशन हो गई। और जैसे कंपटीशन शुरू होती है ना, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है कि नहीं। अब जो वो 50 में बेचने वाला होगा ना, उसे भी कम करके 30 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो 30 में नहीं बेचेगा तो उससे कोई खरीदेगा ही नहीं, सब वो दूसरे होटल में जाएंगे। समझ आ रही है बात है? तो इसलिए जब तक मोनोपोली है तब तक वो लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं। या उसके बाद कहते हैं प्राइस प्राइस डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन ऐसे कह सकते हैं, जो पहले तो बताया कि भाई यहाँ पर प्रोड्यूसर और सेलर वही प्राइस नक्की करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबके लिए प्राइस अलग अलग नक्की होता है। यहाँ पे जो सेलर होगा ना, मोनोपोली उसकी चल रही है, मतलब वो अपने हिसाब से सामान बेचेगा, और अगर अपने हिसाब से सामान बेचेगा ना, तो वो जो चाहे वो प्राइस में और जैसे चाहे वैसे बेच सकता है। मतलब अगर कोई पर्सन आ रहा है, वो रिच पर्सन है, तो हो सकता है उसे वो सामान ज़्यादा प्राइस में भी बेचे। अगर कोई दूसरा पर्सन उसकी शॉप में आ रहा है और वो अगर पुअर है, तो हो सकता है वही प्रोडक्ट वो उसे कम प्राइस में भी बेच दे। ये तो उसकी मोनोपोली चल रही है ना, उसकी अपनी इच्छा कि वो जो भी प्राइस में बेच सकता हो। समझ आ रहा है? एंड उनके बाद आता है फर्म इज इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्रीज जनरली किसे कहते हैं? प्रॉपर इंडस्ट्रीज का मतलब ये कहलाता है कि जहाँ पर बहुत सारे फर्म्स मिलकर, बहुत सारे बिजनेसमैन मिलकर जो सब एक जैसा काम चलाते हो, तो वो जनरली इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये फर्म ही इसकी इंडस्ट्रीज कहलाई, क्योंकि ये अकेला ही पूरा बिजनेस या समझो पूरा मार्केट संभाल रहा है। मोनोपोली में तो ये अकेला ही पूरा मार्केट संभाल रहा है ना, और कोई इसकी कंपटीशन में है ही नहीं। तो इसका मतलब बिजनेसमैन भी यही, फर्म भी यही, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री भी यही कहलाई। बरोबर? समझ आई बात? तो देखो आज जैसे परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये मोनोपोली देखा ना, अब ऐसे ही इम्परफेक्ट कंपटीशन के जो दूसरे टाइप्स हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।